इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 23 मार्च शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने का संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कही है। ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है और फिर स्थिति हाथों से बाहर निकल जाए इसके पहले ही हमें संभल जाना चाहिए। इसी बात को लेकर 23 मार्च शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाकर हम पुनः यह सुनिश्चित करेंगे कि हमने और हमारे आसपास लोगों ने मास्क लगाया है या नहीं। यह संदेश लोगों को दिया जाएगा। सताने लगा कोरोना व लॉकडाउन का भय। इस संबंध में डॉक्टर मनोज इंदुरकर से रीवा दर्शन की खास बातचीत। एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार आम जनमानस के साथ ही शासन प्रशासन स्तर पर भी भय सताने लगा है। वहीं शासन प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य महकमा पूरी मुस्तैदी से तैयारी में जुट चुका है। इस महामारी से कैसे निजात पाना है, यह माना जा रहा है कि पिछले वर्ष इसी मार्च महीने में लॉकडाउन की भयावह स्थिति निर्मित हुई थी और अब एक बार फिर से कई प्रांतों में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आ चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में एमपी आने जाने वाली बसों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल में भी कई एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन भी किया गया है। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर से रीवा दर्शन ने बात की। उन्होंने इस संबंध में क्या कहा, आइए बातचीत के जरिए सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं। सर, कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। लगातार उसी तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं जैसे कि शुरुआत में हुई थी। इस स्थिति में क्या व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई जा रही है? क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं देखने को मिल रही हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमें जैसे हम अभी तक के जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उन्हीं प्रिकॉशन के साथ में ही हमको चलना होगा। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग मास्क में रहे। अपने को शहर में 100% अगर अपन मास्क की एक वो धारणा बना ले कि सबको ही अपने को मास्क लगा के रहना है। और इसके अलावा जैसे कि कहा जाता है कि फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें। कहीं भी किसी भी सरफेस पे वायरस हो सकता है तो फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर ये 2 टूल्स भी अपन ने आजमा लिए तो काफ़ी हद तक के हम लोग कोविड पे विजय पा देंगे। और हॉस्पिटल में जो हमारे पहले व्यवस्था रहती थी कि हम लोगों ने 240 बेड जो हमारा तृतीय और चतुर्थ तल था उस पर हम कोविड के पेशेंट को मैनेज करते थे। तो इस दौरान फिर ये हुआ कि लास्ट नवंबर से हमारे यहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी घटने लगी। और जैसे नवंबर में भी हमारे 1 या 2 केस प्रतिदिन आने लगे। दिसंबर में और कम हुआ। पिछले महीने टोटल हमारे 14 पेशेंट ही भर्ती होते, 2 या 3 दिन में 1 भर्ती होता था। अभी हम लोगों ने लास्ट वीक देखा तो हमारे पास जो है प्रतिदिन 1 पेशेंट फिर से आने लगे हैं। अभी लास्ट वीक का जो डाटा हमारा 8 पेशेंट भर्ती हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद केसेस बढ़ जाए, तो हमको और अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, हमारा डिपार्टमेंट मेडिसिन तो हमेशा से कोविड का मैनेज करता ही रहेगा। वर्तमान में हम लोगों ने 176 बेड का अरेंजमेंट कर रखा है जिस पर हम लोग इन मरीजों को भर्ती करेंगे। बाकी की जो हमारे जो वार्ड है वो नॉन कोविड के लिए वैसे ही सुरक्षित रखे जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने हमारे इक्विपमेंट वाइज जो और मेन पावर जो हमारे डॉक्टर्स, ये सब उतना का उतना ही कोविड के लिए रख रखा है। जब केसेस घटने लगे थे तो हमने थोड़ा सा नर्सिंग की संख्या घटाई थी, लेकिन अब पुनः हम लोगों ने नर्सिंग की और डॉक्टरों की संख्या पिछले 1 सप्ताह से फिर बढ़ा दी है। तो रोस्टर में फिर से हम लोगों ने सीनियर डॉक्टर्स और इनकी जो ड्यूटी लगती थी वो पुनः वैसे ही कंटिन्यू रखी है। तो हमारी पूरी व्यवस्था है। हमारे पास शासन ने काफ़ी वेंटिलेटर दे रखे हैं। कल ही हमने इसकी मीटिंग ली थी, सभी विभागाध्यक्षों से पूरी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बेड की ऑक्यूपेंसी के ऊपर चर्चा की थी, रोस्टर के ऊपर
हम लोगों ने चर्चा की थी। कल 1 बजे हम लोगों ने कोविड पे एक मीटिंग रख के सब HODs को दिशा निर्देश दिए। इसमें मुख्यतः जो हमारे सार्थक पोर्टल पे डाटा अपलोड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन वाले, इसके अलावा हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी को जहाँ पर संभावना दिख रहती होगी वहाँ पे भी उनको सचेत रहने की आवश्यकता को महसूस किया है कि वहाँ भी। तो हम लोगों की मीटिंग में हम लोगों ने दिशा निर्देश फिर से पुनः जारी कर दिएंगे। पुनः डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन को एक फिर से सेकंड राउंड ट्रेनिंग का शेड्यूल बना के और हमें दिखाने के पश्चात फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया जाएगा कोविड के बारे में। तो अभी काफ़ी जुलाई अगस्त के बाद में और सितंबर बाद में केसेस बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद केस बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं और हम लोगों ने जो यहाँ का जो देखा था, तो पहले इंदौर भोपाल में केसेस अधिक हुए, फिर जबलपुर में, उसके बाद रीवा में गए। तो अब मुझे लगता है कि अगले नेक्स्ट 15 दिन हमारे लिए बड़ा क्रूशल रहेगी। तो हमारी तैयारी पूर्ण हम वैसे ही करने जा रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर पूरा हम पूरी जो व्यवस्था पे जैसे थी वैसी ही पूरी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में जैसे जब ये शुरुआत हुई थी तब हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई इस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे, कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं थी। अभी हाल ही में वैक्सीनेशन भी आ चुकी है, लोगों को लग भी रही है। इस स्थिति में अब हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं और कितनी व्यवस्थाओं को हम बना पाएंगे अगर ऐसी कुछ स्थिति निर्मित होती है? हाँ, पूर्व में हमारे पास इस तरह की गाइडलाइन थी कि कैसे मैनेज करना है, किस तरह से करना है, कौन सी एंटीवायरल ड्रग देना है, किस डोज में देना है। शुरू में एकदम ये था, लेकिन बाद में दवाइयाँ आई है और नए गाइडलाइन आई है जिसमें ये कहा गया था कि आपको स्टेरॉइड भी देना है और अन्य जो दवाइयाँ होती है उनको भी देना है। तो उसके बाद से फ़र्क पड़ा है, हमारे यहाँ पे मॉर्टेलिटी न के बराबर रही है। तो जो पेशेंट हमारे यहाँ काफ़ी जल्दी आ गए हैं, तो हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है काफ़ी कम हो गया है। अभी एक पेशेंट की इस महीने बस डेथ हुई है, इसके पूर्व में जो है नवंबर में 3 या 4 हुई या 1 या 2 हुई, इतने बहुत कम मतलब डेथ हुई है। और अब का आंकड़ा अगर देखा जाए मेडिकल कॉलेज का, तो भी क्या स्थिति है, कितने लोग आ रहे हैं रोज के हिसाब से? अभी लास्ट 1 वीक में तो 1 का आंकड़ा फिर आ रहा है, पहले 2 या 3 दिन में 1 का था। तो थोड़े से रिलेटिवली बढ़े हैं संख्या, थोड़ी सी बढ़ती की। बाकी तो होम आइसोलेशन पे हैं, एक्टिव केसेस तो आप जानते ही काफ़ी सब होम आइसोलेशन पे हैं। अभी तक कितने टोटल मरीज हैं यहाँ कोरोना के? अभी हमारे पास वर्तमान में 5 पेशेंट हैं। और वैक्सीनेशन का जो एफिकेसी है काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन है ना, मोर देन 90% इफेक्टिव है। फिर इसीलिए कहते हैं कि पता नहीं होता है कि किसको जो वैक्सीन लगी कितनी इफेक्टिव है, इसलिए हमेशा वैक्सीन लगने के बावजूद भी हमें पूरा सावधानी बरतना होगी, क्योंकि अब केस पुनः बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गया है तो आप पूरी तरह से सेफ नहीं, तो 100% सेफ नहीं है। 90%, 92% तक के इस वैक्सीन की एफिकेसी देखी गई है। इसका मतलब है कि अभी भी हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जब वैक्सीनेशन के बाद में ये देखने में आया कि कोरोना का जो प्रकोप है, ये कोरोना का जो इफेक्ट है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडीज़ तो बन चुकी होती है। तो मॉर्टेलिटी देखनी गई है कि कोरोना अगर किसी को हो भी गया है तो वो बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसलिए मेरा आम जन से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। राजनीतिक सपोर्ट होने के चलते जानलेवा हमला होने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही। मामला गुड़ थाना क्षेत्र के रिरुआ गांव का है, जहां गत 20 मार्च की रात पुलिस की मौजूदगी में सरहंगों ने शिवहरचंद्र शर्मा व उनके परिवार के अन्य लोगों पर टांगी व अन्य धारदार हथियार से हमला कर परिवार के कई सदस्यों को घायल किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में घटित हुई और राजनीतिक सपोर्ट के चलते यह घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद को लेकर तेजलाल शर्मा व अन्य लोगों द्वारा शिवहरचंद्र शर्मा, अनुज मुलायम शर्मा सहित रमा गोविंद शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जब यह घटना घटित हुई उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। घटना की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, इस बात की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई, लेकिन अभी तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इधर घायल पिता पुत्र दोनों का संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरी ज़मीन थी रिरुआ कला में और हमारा पुश्तैनी रास्ता था 197/1 ज़मीन में। तहसीलदार का आदेश हमारे पक्ष में था
और कमिश्नर महोदय का भी हमारे फेवर में पक्ष था, लेकिन जो विपक्ष पार्टी तेजलाल है वो हाई कोर्ट में स्टे उसको लिया और कोरोना के चक्कर में वहाँ पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ और उस पर पक्का मकान बनाने की तैयारी में था। उसकी कंप्लेन हमने सुबह है पुलिस थाने गुड़ में दिया। उन लोगों ने अपना नंबर दिया कि अगर किसी प्रकार का काम करता है, रोकता नहीं है तो मुझे सूचना दीजिएगा। हमने उसको 8:30 बजे रात में भी उस काम को पूरा कर रहा था कि जल्दी जल्दी पूरा कर लें और उनको खबर दिया, 100 डायल करके पुलिस आई और पुलिस के सामने जैसे हमारे परिजन गए बताने के लिए कि यहाँ पर ये कर रहे हैं तो तलवार, टांगे और डंडों से 8 लोगों ने हमला किया और बेहोश कर दिया वहीं मार मार के और हालत बहुत बुरी हो गई। अब सीरियस है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ जा रहे हैं हर 5-5 मिनट में उनको। 2021 गेट एग्जाम में SIRT लाइब्रेरी के छात्र ने हासिल की 61वीं रैंक। प्रतिभा छुपती नहीं है, वो अपना स्थान स्वयं बना लेती है। इस बात को चरितार्थ किया है रीवा शहर में संचालित SIRT लाइब्रेरी के छात्र अंकित सिंह ने, जिन्होंने गेट एग्जाम 2021 में 61वीं रैंक हासिल कर SIRT लाइब्रेरी के साथ ही अपने परिवार व जिले का मान बढ़ाया है। ऑल ओवर इंडिया गेट एग्जाम 2021 में 61वीं रैंक लाने वाले छात्र का नाम अंकित है, जिसके पिता आर्मी में हैं। छात्र की इस सफलता से जहां SIRT लाइब्रेरी का सम्मान बढ़ा है, वहीं जिले के साथ साथ छात्र के परिवार का भी मान समाज में बढ़ा है। साथ ही यह बात कई युवाओं एवं छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। जिस तरह से हम जानते हैं गेट 2021 अभी 2 दिन पहले उसका रिज़ल्ट आया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 61 आई है उसमें। तो इसके लिए बेसिकली मैंने लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन किया था। उस बार मेरा थोड़ा इतना प्रॉपर रिज़ल्ट आया नहीं था, बट इस टाइम मैं जब से रीवा में आया हूँ लॉकडाउन के बाद, तब से 3 महीने से मैंने इसकी प्रिपरेशन मेनली फोकस करके स्टार्ट करी। तब से मैं SIRT लाइब्रेरी में आ रहा था और 3 महीने रेगुलरली मैं 12 से 13 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता था और आफ्टर दैट आई हैव गॉट सेलेक्टेड इन गेट 2021। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गेट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बहुत प्रीमियम खुलते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑप्शन आपका इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs एंड IISc बेंगलोर वगैरह में आप एडमिशन्स ले सकते हैं हाई स्टडीज़ के लिए, M.Tech कर सकते हैं, MS कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके लिए खुलता है कि आप PSUs ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। वो सीधे डायरेक्ट आपके इंटरव्यू बेस पे आपको प्लेसमेंट कर लेता है। सो ये 2 ऑप्शंस बहुत ही प्रीमियम हैं जो आप गेट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा पर्सनली चॉइस भी PSU है। यही के लिए कोई इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज तो गेन करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट चाहिए, बट सेकंड थिंग आपको सेल्फ स्टडी हमेशा करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो जैसे कि मैंने भी कोचिंग करी थी जब मैं इंदौर में अपने कॉलेज करा था, उस बीच मैंने कोचिंग भी करी थी। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो घर पे आ गए सब लोग, तो उस समय प्रिपरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो उस बीच जो सेल्फ स्टडी चाहिए थी, इंसान को अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं घर पे स्टडी करने की बहुत कोशिश करता था बट मेरी हो नहीं पाती थी। तो हुआ क्या कि मैंने ऐसे सर्च करा तो मेरे को रीवा में पता चला कि एक हमारी नई लाइब्रेरी खुली है SIRT करके, तो मैंने उसमें ज्वाइन करा। तब से फिर क्या है कि मैं पढ़ भी पा रहा था, 12-13 घंटे खींच भी ले रहा था और रेगुलरिटी भी बन रही थी। अब क्या है कि अब बहुत माहौल में आप पढ़ोगे तो आपका ऑलरेडी मन लग जाता है वहाँ पढ़ने में। तो एक जो ये वाला फैक्टर रहता है वो मेरे क्लिक कर गया और मैं प्रॉपरली 3 महीने अपना फोकसली पढ़ाई कर पाया एंड इट वर्क्स। जैसे इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इधर का मैनेजमेंट, यहाँ की कंडीशंस ऑलवेज मतलब फुल सपोर्ट रहता है और आप कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम लाइब्रेरी आया था तो मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरे को अपना सेफ जोन जो मेरा लगता है पढ़ाई का पूरा प्रॉपर वही लगा। जी मैं बिल्कुल अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, बाकी जो हार्ड वर्क करे है उसको बिल्कुल देना चाहूँगा, बिल्कुल होना चाहिए। बाकी मेरे दोस्त लोग फुल सपोर्ट रहता था, यहाँ पे काफ़ी दोस्त बन गए थे मेरे, उन लोगों से मैं रोज़ डिस्कशन करता हूँ। और प्लस हाँ, अब लाइब्रेरी बिल्कुल SIRT लाइब्रेरी पूरा उनका मैनेजमेंट पूरा फुल सपोर्ट था उनका। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका फुल सपोर्ट रहा और मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा। जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट एवं समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के संयुक्त तत्वावधान में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला देते हुए शासन प्रशासन की मंशा पर भी कई सवाल खड़े किए। आइए सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या कहा गया।
बड़ा गांव में चौथे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। भीषण जल संकट से लोगों को निजात दिलाए जाने कामरेड लालमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने पर बैठे लोग इस मांग पर अड़े हुए हैं कि धरना स्थल पर स्वयं कलेक्टर पहुंचे और इस भीषण समस्या से निजात दिलाएं, परंतु 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। आज जो है ग्राम पंचायत बड़ा गांव के चौथा दिन जो अनिश्चितकालीन धरना है, यहाँ के विभिन्न समस्याओं के लेकर, पेयजल की समस्याओं के लेकर, यहाँ जो पानी टंकी बनी है लगभग 15-20-25 साल से पानी पंचायत को सौंपा गया। PHE विभाग पंचायत ने यहाँ के लोगों से सिक्योरिटी पैसे जमा कराए 1000-1500 रुपये और एक बार चालू किया, इसकी वजह से एक बार से बंद कर दिया। और यहाँ तक कि पानी की बड़ी दिक्कत है ग्राम पंचायत बड़ा गाँव में, टोला सिचट में और ग्राम बड़ा गाँव में, दोनों जगह काफ़ी दिक्कत है। और ये चौथा दिन धरना है अनशन। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आए, सक्षम अधिकारी। अगर नहीं आते तो हम लोग जो है कल जो है तो 23 तारीख को हम लोग जो है विशाल टंकी के ऊपर खुले आसमान में हम लोग आमरण अनशन करेंगे। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में हजारों की तादाद में लोग भीषण जल संकट से हलाकान हैं। इस तपती धूप और गर्मी में पानी की भीषण समस्या झेल रहे लोग जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब इन्हें भीषण तबाही से निजात मिलेगी। आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी इलाके में बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया जा चुका है। क्षेत्र में व्याप्त भीषण जल संकट से जहां लोग पूरी तरह से हलाकान हैं, वहीं गरीब व मजदूर तबके के लोग दिन भर कड़ी मशक्कत करके मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर घर पहुंचकर 1-2 किलोमीटर दूर पानी भरने को मजबूर रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में लगे अधिकतर हैंडपंपों का जहां जल स्तर कम हो चुका है, वहीं दर्जनों की संख्या में हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से लोग अत्यंत परेशान देखे जा रहे हैं। इस समस्या से गुड़ क्षेत्र के बदवार, बरसैता, डढ़वा, इटार पहाड़, जलदर, पोड़ी, उमरिया, दुआरी एवं तमरादेश तक के लोग हलाकान हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र में चोर उचक्कों का भी आतंक है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को इनसे भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा घटनाक्रम बरसैता ग्राम पंचायत का है, जहां रीवा कलेक्टर की पहल पर पहाड़ी इलाके में लगाया गया मोटर भी अज्ञात चोरों द्वारा पार कर दिया गया, जिसकी शिकायत भी जिम्मेदार अधिकारियों से की गई है। पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं लोगों से बात की गई तो सुनिए लोगों का क्या कहना है। अपन चलैया पाइप घर में रखी रही, जो कटी वाली पाइप, फिर एक बार दू जाओ वह हमका ना वो रोज से 4 रोज नहीं मिला। हमका को बताए दूसरे रोज राकेश की यहाँ दुकान में गए तो कहीं मोटर का चोरी हो जाए तो जनवा नहीं समझा, तो हम कहन लाला हमका खुद जानकारी नहीं है। पाइप लगी जब पाइप लगी ऊपर का लाला तो आदमी है न जानी के मोटर पड़ा है हैं, और मैं कहा जाने के माने पाइप माने अब यहाँ नहीं दिखल लाला, कहीं वही बताएं माने कि पाइप माने छेनी में काट ये पाइप डाल दी नहीं मोटर निकाल ली। 25 मतलब 16 मिनट मोटर रूम चला 25 वाले में ऐसे में चला आंगनबाड़ी में, तो मतलब आंगनबाड़ी से वो मोटर डर रहा है, फिर 1.5 महीने से वो मोटर डर रहा है, तो उन्होंने मतलब वही नहीं भा सेक्रेटरी सरपंच के एक बेर 2 बेर कहवा भा के तहाँ मतलब पानी है वहाँ आदमी का दरवाजे तो उनका कोनो वही नहीं रहा। फिर 14 तारीख के आए मोटर डाल तो मोटर है ही नहीं आए, वहाँ बाल तो खड़ी रही, वह पाइप तो खड़ी रही गए, हम पचे रहबो नहीं भैन तब वो मोटर निकाली हैं, तो ये में स्थिति रही। हम मान ली पानी बिगुर हम पंचे मरी थे, 1 किलोमीटर पानी के जाई थे मोटर। अब हमार जानकारी नहीं है, हमको जानकारी भाई 14 तारीख के तब सरपंच आवे स्टार्टर ले मोटर कोई खोलवा भैया,
तब हम नहीं जान के हम मतलब कितना हम कड़ी काटत रहे। पूछल के केबिल वेबिल तो निकाल रहे, मोटर कहाँ गया, तो कहीं मोटर नहीं आए माही। और 4-6 लड़के रहे, छोट छोट चिल्लर पार्टी रहे, कुछ सियाना रहे, गेंदलाल पटेल रहा, जयंत्री रहे, और रमा गोविंद पाड़े रहे, ये सबको हुआ रहे। हम पहुँचे न इतना पूछे ना छन, हम कहना का करबे, तो कहीं का करी, हम कहें तो थाना में पहले वो करा रिपोर्ट चाहे करा, या कि 100 नंबर को बुला के ओखा बता दे, दिखा दे। एक ही बात जाता FIR दर्ज करावा थाने में, वो देख ले, एक बात फिर पाइप हो ले चला। तो जोखू पटेल के थे वह कहन को के डारे का मोटर नहीं रहा, तो गया फिर छोड़ छाड़ के कहते के सबको चले गए नो जोखू के ऊपर पटेल कही उनके पाइप खुली रही, सब कहने का बंद करा, हैंड पंप चालू हो, मोटर कहाँ चोरी के लगा था। अभी और से देख के चले आ नहीं है, कहन के दूध पाइप में आउट डाल दे, खोले है ये है तो दूध। अब शिकायत फिर नहीं जाने कि कहाँ कहीं था, ऑनलाइन में शिकायत कहीं था, उंगल कहीं 100 नंबर हुआ था, FIR वो दर्ज की नहीं, 100 नंबर आई है एक आधा घंटा बाद। बोर में पानी नहीं है, न बोर है, मोटर आया चोरी हो गया। अब ये जानकारी नहीं है कैसे चोरी हो गया। मोटर डाला था 1 महीने से, कहीं पानी वाले में डाले नहीं, सूखा में डाल दिए, उसमें पानी नहीं है, और मोटर चोरी हो गया जब निकालने गए दूसरे में डालने के लिए।